प्रधानमंत्री आवास में इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नेवी चीफ और सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद अब ये बड़ी बैठक, जिसमें माना जा रहा है कई अहम जो फैसले हैं वो भी लिए जा सकते हैं। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद है और पीएम आवास पर इस वक्त ये अहम बैठक जारी है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास पर इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान, इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और तमाम जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो पहुंचे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें भी सामने आई और फिर भारत ने दो टूक पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर दिया कि वो देख ले कि उसे क्या आगे करना है। इन सब के बीच ये महत्वपूर्ण जो है वो बैठक इस वक्त हो रही है। तमाम जानकारी इस बैठक से जुड़ी जैसे ही सामने आएगी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड दीप्ति कला जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति मैम। बहुत स्वागत है मैम आपका। दीप्ति जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, जैसे कि सीज फायर का ऐलान हुआ है, कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच। अब ये आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या होगा, जो दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा है, क्या वो इस बैठक के बाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान जो आतंक का गढ़ कहा जाता है वो हर बार अपनी बातों से मुकरता है, तो क्या इस बार माना जाए कि पाकिस्तान सुधरेगा? जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा। देखिए, डीजीएमओ लेवल पे जो बात होएंगी और उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो तो कल जब बात हो जाएगी उससे हमें पता चलेगा, क्योंकि कल ग्लोबल लेवल पे सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ है और फिर भी उसने 2 घंटे 3-4 घंटे तक सीज़ फायर का वायलेशन किया है। इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हर बार मैंने खुद ऑन ग्राउंड कारगिल में सीज़ फायर के वायलेशंस खुद महसूस किए हैं। बंकर में जाके हम लोग ने अपने आप को बचाया है। सो अगर उस हिस्ट्री को मैं देखूं तो मैं बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करूंगी ना। आने वाले दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो है, सबसे जो प्रायोरिटी है वो है विजिलेंस, कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी वी कैन नॉट जस्ट कॉल इट अ सीज फायर, बिकॉज देखिए सीज फायर हो रहा है गोला बारूद का, लेकिन टेररिज्म का सीज फायर अभी नहीं हुआ है। सो हम ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो चलता रहेगा। वो हो सकता है कि और आगे बढ़ भी जाए, हमें नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत वीक है। एंड जो मैं आ रहा हूं दीप्ति मैम आपके पास। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पल्लव मिश्रा सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर से जुड़ रहे हैं। पल्लव, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और सबकी निगाहें इस बात पर है क्योंकि सीज फायर के बाद ये पहली पूर्ण रूप से बड़ी बैठक हो रही है। एक बैठक हालांकि कल रात को हुई जब प्रधानमंत्री को जो है ब्रीफ किया गया, लेकिन अब आज की इस बैठक पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर कर रहा है कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा। कल डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होनी है, इसकी जानकारी पहले सार्वजनिक हो चुकी है। आप बिल्कुल चंदन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है जिसमें एनएसए चीफ, रक्षा मंत्री, एयर चीफ मार्शल और नेवी चीफ मौजूद हैं। लगभग 1 घंटे से ये बैठक चल रही है और ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा कि कल जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पे बताया गया कि जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई और कहा गया कि जो है अब दोनों देश के बीच में डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई है और ये जो बातचीत हुई है अब 12 तारीख को होगी। उसके बाद जिस प्रकार से जो है कुछ घटनाएं हमने श्रीनगर से लेके तमाम जो जम्मू कश्मीर के जो एरिया हैं वहाँ देखा गया, उसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि उन तमाम स्थितियों पर जो है बातचीत की जा रही है। आपको याद होगा कि जो कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि जिन
जिन बातों को लेकर सहमति की गई थी उसके बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार से जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जो है वो गलत है, और इसीलिए जो बॉर्डर पे फोर्सेस तैनात हैं उन्हें ये सख्त हिदायत दी गई है कि जिस भाषा में वो प्रहार करें उसका उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब सहमति बन गई तो उसके बाद क्यों ये चीज़ें हुई। हालांकि ये बात बाद में निकल कर सामने आई कि जो बातें हैं ग्राउंड तक पहुंचने में उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रात तक जो स्थिति सामान्य हो गई उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि कल बैठक होनी है, उसमें क्या बात होगी और इस बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है पल्लव, देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा और नजर इस खबर पर आप बनाए रखिएगा। पीके सहगल सर, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि दीप्ति जी ने इससे पहले बोला, क्योंकि हर बार हमने पाकिस्तान को देखा अपनी बात पर वो कभी डटा नहीं रहता है, हर बार जो है अपनी बात से पलटता है। इस बार क्या जो स्थिति है वो अलग है, और क्या ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाए? क्योंकि शुरुआती दौर से भारत तो अपने लक्ष्य पर कायम था। भारत का ये कहना था कि हम आतंकवाद पर प्रहार कर रहे हैं और भारत ने आतंकवाद पर ही प्रहार किया। तो क्या ये बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाए भारत के लिए? भारत के लिए हर प्रकार से जीत है, चाहे वो कूटनीतिक जीत हो चाहे वो मिलिट्री जीत हो, हर प्रकार से जीत है। जो अमेरिका ने मध्यस्थता भी की है, हमने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान किसी और देश की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दो तरफा बातचीत थी, बायलैटरल बातचीत हुई थी दोनों डीजीएमओस के। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे अमेरिका इसका फायदा उठाना चाहता है अपनी छवि के लिए या अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, तो उनकी, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि ये दो बातचीत थी, दोनों देश के बीच में थी, और हमने ये कंडीशनल सीज फायर है। कंडीशनल सीज फायर में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी है, जहाँ तक दोनों के रिश्तों को डाउनग्रेड किया गया वो भी डाउनग्रेड रहेंगे, वीजाज भी नहीं देंगे, जो ट्रेड है ट्रेड भी बंद रहेगा, और अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है पाकिस्तान को, दुनिया को, और विद इन द कंट्री। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आइंदा पाकिस्तान की तरफ से कोई भी साजिश हुई या कोई भी हादसा हुआ जो टेररिज्म से ताल्लुक रखता है, तो बिल्कुल सहगल सर, बिल्कुल स्पेसिफिक तौर पर आप बता रहे हैं कि हमारा टारगेट शुरू से पाकिस्तान के तमाम जो टेरर आउटफिट्स थे वो थे। हम पाकिस्तान से युद्ध जो है वो नहीं लड़ रहे थे। हमने जितनी भी कार्रवाई की पाकिस्तान पर वो आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। वहीं इस बीच दर्शकों को एक और जानकारी दे दे, जहां ट्रंप ने शांति समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की सराहना की है और कहा है कि दोनों देशों के नेताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया। ट्रंप ने कश्मीर समस्या समाधान में मदद की पेशकश की है। हमारे सहयोगी उमाशंकर अधिक अपडेट्स इस खबर पर साझा कर रहे हैं। ट्रंप का जो नया ट्वीट है उसका विश्लेषण करने से पहले हमें दो शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, एक तो मदद और एक मध्यस्थता। मदद और मध्यस्थता दोनों में अंतर होता है, और ये हम बताएंगे कि किस तरीके से ट्रंप का जो कल का ट्वीट था और आज जो ट्वीट है जिसकी भाषा की बहुत बदली हुई है वो किस तरह से अलग है। कल जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएम स्तर की बातचीत हुई और उसके बाद एक सहमति बनी, भारत के ऐलान के पहले ही ट्रंप ने ट्वीट करके क्रेडिट लेने की कोशिश की और उसमें लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में कि मध्यस्थता में ये उनकी मध्यस्थता में ये बात हुई और लंबे ओवरनाइट जो डिस्कशंस हुआ उसके जरिए इस समाधान तक पहुंचा गया। और इतना ही नहीं, मार्को रूबियो ने तो आगे बढ़कर उसमें प्रधानमंत्री मोदी और बाकी जो नेता हैं उनका भी नाम लिख दिया। अब भारत ने उसके तुरंत बाद जो है अपनी जो औपचारिक प्रतिक्रिया दी उसमें साफ तौर पे कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर की, यानी डीजीएमओ का जो फोन आया पाकिस्तान के बाद, वो द्विपक्षीय स्तर पे बातचीत का नतीजा है और इसी के तहत वो समाधान जो है वो निकाला गया और इसमें कोई पूर्व शर्त या जो बात की शर्त है वो शामिल नहीं है। एक बात और ख्याल रखने की है कि जब मध्यस्थता होती है तो शर्तों पे बात होती है कि एक पार्टी का एक शर्त है, दूसरी पार्टी का दूसरा शर्त है, तो उसके बाद मध्यस्थता की बात आती है। तो भारत सरकार ने अपने बयान के जरिए जो है वो अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि जिस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है वो भारत को नागवार गुजरा है, और इसलिए आज जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने मध्यस्थता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और उन्होंने क्रेडिट दोनों देशों के नेतृत्व को दिया है। अब सवाल है कि पाकिस्तान को क्यों क्रेडिट दिया, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ वो संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी नाम लिखना उनके लिए लाजमी था। लेकिन ये सीधा सीधा जिस तरह से बयान कल भारत की तरफ से दिया गया जोरदार तरीके से कि द्विपक्षीय आपसी बातचीत के जरिए पहुंचा हुआ समाधान है, तो इसीलिए अब उन्होंने ये नया ट्वीट किया है। और उन्होंने कश्मीर में भी मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि एक थोड़ी बहुत जो मदद है वो कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अलग तरीके से इंटरप्रेट जो किया जा रहा है ट्रंप के कल के ट्वीट को, उनको आज का ट्वीट भी देखना चाहिए कि कैसे वो इस दबाव के आगे एक तरह से झुकते नजर आ रहे हैं और अपनी तरह से एक तरह से उन्होंने भूल सुधार किया है जो कल उन्होंने मध्यस्थता की क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए कर दी थी। तो आपने सुना किस तरीके से
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अब कहते नजर आ रहे हैं कि हम दोनों देशों के साथ मिलकर काम करेंगे और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश ने जो ये सीज फायर का ऐलान किया है, इसके लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने शुक्रिया कहा है। लगातार तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप्ति मैम, एक और चीज जो मैं स्पेसिफिक तौर पर आपसे समझना चाहूंगा कि बीते 3 दिनों से जितना भी एक्शन हम देख रहे थे, स्पष्ट तौर पर जो इंडियन साइड थी उसकी ये लाइन थी कि हम कुछ भी उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे, हम प्रिसाइज जो टारगेटेड स्ट्राइक्स कर रहे हैं वो अपने रिटेलिएशन में कर रहे हैं उन जगहों पर जहां से हम पर हमले हो रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति पाकिस्तान के समक्ष आ गई थी जहां उसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए जो जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पेशकश की और उसके बाद दोनों देश जो है वो साझा तौर पर संघर्ष विराम पर सहमत हुए? जी बिल्कुल, देखिए इसको बहुत ही लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल मैनर में समझते हैं कि सबसे पहले जो बयान आया उनके जनरल मुनीर का अगेंस्ट हिंदू एंड मुस्लिम, उसके 10 दिन बाद पहलगाम अटैक होता है। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल के बाद 7 मई को हम लोग टेररिस्ट जगहों पर ही स्ट्राइक्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि भारत में तो कोई टेररिज्म का दस्ता है नहीं, सो वो कहाँ पे अटैक करेंगे? वो सिर्फ या तो हमारे मिलिट्री बेस पे अटैक करेंगे या हमारे सिविलियन एरियाज पे अटैक करेंगे। तो वही उन्होंने किया। तो जितने भी अटैक्स हुए बहुत ही लो कॉस्ट ड्रोन्स से अटैक हुए हैं जिनको हमने ख़त्म कर दिया गया और एयर डिफेंस हमारा बहुत ही कारगर साबित हुआ। नाउ जब हम बात करते हैं कि ये जो समझौता हुआ ये क्यों हुआ, सो अल्टीमेटली जब हम रिटेलिएशन कर रहे थे तो अब हर एक गोला बारूद का जवाब देना था। तो जवाब में हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस थी वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमारा जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उनसे बहुत डबल और ट्रिपल लेवल पे है। तो हमने जब उनके एयर बेसिस को ख़त्म करने इनफैक्ट ख़त्म किया, 6 एयर बेसिस पे हमने अटैक किया और वहाँ पे हमारे पास सबूत भी हैं उसके। तो उसके बाद अब काम क्या बचता है? अगर हम थोड़ा और आगे रिटेलिएशन करेंगे तो पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाता। तो 100% उनके पास अब कोई भी ऐसा रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय झुकने के कि अब इसको सीज फायर घोषित करते हैं। एंड दैट इज़ वाई यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो अग्री हुए हैं इन बातों पे, अदरवाइज पाकिस्तान 100% ख़त्म हो जाता। जी बिल्कुल। अब पीके सर, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या चेहरा रहा है, अपनी बात पर कभी भी पाकिस्तान डटा नहीं है। इस सीज फायर के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर आने वाले समय में अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है उसके बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी, जैसे वीज़ा को कैंसिल कर दिया था या फिर जो संधि की गई थी उसे कैंसिल कर दिया गया था, इसके बाद क्या इन सब फैसलों पर भी कोई विचार किया जा सकता है? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड रहेगा। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि ये कंडीशनल सीज फायर है और जो हमने पहले फैसले लिए थे वो कायम है, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और साफ तौर पर कहा है कि ये तब्दीली तभी होगी जब पाकिस्तान आश्वासन देगा हर प्रकार से, बहुत वर्बली एंड उनके एक्शन के माध्यम से, कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी टेररिज्म की साजिश नहीं करेगा। फिर मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल विल है और हिंदुस्तान की डिसाइसिव लीडरशिप है, पाकिस्तान को साफ तौर पर उसका पता लग गया है, दुनिया को भी पता लग गया कि ये हिंदुस्तान अलग का हिंदुस्तान है, ये लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव है, दे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जो हिंदुस्तान की सेनाओं ने 3 चीज़ें करके दिखाई वो अद्भुत थी। फर्स्टली जो हमने प्रिसीजन स्ट्राइक की जिसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ था, सिविलियंस का या मिलिट्री का, ये क्षमता केवल 2 ही देशों में ने दर्शाई है, अमेरिका ने और इसराइल ने। रशिया के पास भी है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन में जब उन्होंने इस्तेमाल किया इसका तो उनके नतीजे कुछ और निकले। चाइना भी क्लेम करता है कि उनका ये क्षमता है, लेकिन इट्स नॉट प्रूवन। दूसरा, जो हिंदुस्तान की इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस और कोऑर्डिनेशन हुई बिटवीन द 3 सर्विसेज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। दुनिया को विश्वास ही नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान की सेनाओं ने इस माफिक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया। तीसरा, आज का युद्ध को चलाने के लिए बहुत लाजमी होता है कि 4 मनुष्य। दिल्ली में मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं सहगल सर, प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक इस वक्त जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। साथ ही साथ बैठक में वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख भी मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये काफी अहम बैठक है और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री को वर्तमान स्थिति के बारे में ब्रीफ किया गया है और
जानकारियां जैसे ही इस बैठक से जुड़ी सामने आएंगी हम तमाम जो है दर्शकों के समक्ष रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सभी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और इस बैठक में अभी भी जो यूनिफॉर्म है, मैं दीप्ति मैम आपसे इस पर एम्फेसिस चाहूंगा, अभी भी इस बैठक से जो तस्वीरें सामने आई है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले पल्लव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव, क्या कुछ अपडेट है? बैठक खत्म हो चुकी है? हाँ बिल्कुल चंदन, देखिए करीब 1 घंटे से अधिक समय तक ये जो बैठक है वो प्रधानमंत्री के आवास पर चली और फिलहाल जो है जो बताया जा रहा है, जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो है अब बैठक जो है वो ख़त्म हो गई और इस बैठक में जो है वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर जो है चर्चा हुई है और आगे किस प्रकार से जो है काम करना उन तमाम बातों पर बात की। इसके अलावा कल जो डीजीएमओ स्तर की जो है बातचीत होनी है, जो 12 बजे का समय शायद निर्धारित है, उसको लेकर जो है तमाम चीज़ों के बारे में प्लानिंग की गई है। तो कई बड़ी बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि जिस प्रकार से कल जो घटनाएँ हुई हैं उसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए करीब 1 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक हुई, जिसमें तमाम जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे, सीडीएस थे, विदेश मंत्री थे और रक्षा मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री को तमाम स्थिति के बारे में अवगत कराया, जो बॉर्डर पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में बताया और किस प्रकार से जो है सेना ने उसका जो है जवाब दिया, किस प्रकार से रणनीति बनी, उन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा जो कल बातचीत होनी है उसमें किस प्रकार से बातचीत की जाएगी, किस प्रकार से स्थितियां बनेंगी और किस प्रकार से भारत अपनी बात रखेगा उस पूरे मामले को लेकर, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है फिलहाल जो है वहाँ पर चर्चा की गई और यही जानकारी अब तक निकल सामने आई। हालांकि जो है समय बीतेगा और बातें निकल कर आएगी, लेकिन लगभग 1 घंटे से अधिक वक्त तक ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और कल की स्थिति के बाद इस बैठक का इंतजार भी था कि जो प्रधानमंत्री जो है इन लोगों के साथ बैठक करेंगे और वही जो है आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। पीछे प्रधानमंत्री का आवास है जहां मैं खड़ा हूं और यहां पर 1 घंटे से अधिक वक्त तक उन बैठक में तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत हुई और रणनीति बनाई गई। चंदन, बिल्कुल तमाम जानकारी। मैं एक छोटा सा कमेंट दीप्ति मैम आपसे चाह रहा हूं, इस बैठक को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी भी जो हमारे तीनों आर्मी चीफ हैं और सीडीएस है वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इसको देखा जाए? जी देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कल सीज़ फायर के बाद भी वो बहुत ही बेकार सा कमेंट उन्होंने दिया है पाकिस्तान ने कि लैंड तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मूड में थे ही नहीं अभी भी रुकने के। ठीक है, तो ये तो एक फॉल्स कमेंट हो गया ना। इसी के मद्देनज़र अभी जो मैं बात पहले कह रही थी कि विजिलेंस या एक्टिव या अलर्ट रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि तीनों चीफ जो हैं वो सर्विंग यूनिफॉर्म में अभी अवेलेबल हैं, हालांकि आज रविवार है। जो देश अभी जिस लेवल पे है, अभी हमारा जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। ठीक है, अब उस पलड़े जो भारी है उसको मेंटेन करना है और हम ना टेररिस्ट पे भरोसा कर सकते हैं ना पाकिस्तान पे। भारत का मैम, और कल जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात